वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम कराएंगे आज अपनी 50 MCQ की सीरीज़। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के 50 सवाल। इससे पहले चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के 50-50 सवाल चैनल पे अपलोड किए गए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के 50 सवाल। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए पर्ण रहित सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आवश्यक है। ठीक। दूसरा, सौर ऊर्जा को पत्तियों द्वारा ग्रहित कर लिया जाता है और भोजन के रूप में पौधे में संग्रहित किया जाता है। और तीसरा है, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मृतोपजीवी क्या है। मृतोपजीवी, पहला कि वे दूसरे जीवों के शरीर में रहकर जीवित रहते हैं। दूसरा, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर वह दूसरों द्वारा तैयार किए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। और चौथा है कि वे क्षयकारी पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? ये देखिए, क्षयकारी पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ठीक है, मृतोपजीवी या फिर सेप्रोट्रॉप्स दोनों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पोषण की अलग विधा होती है। ये क्या करते हैं कि मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर ये उन्हीं पे वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये इन पदार्थों पर पाचक रसों का स्राव करते हैं और इसको एक घोल में बदल देते हैं। फिर इससे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, क्षयकारी पदार्थ पर निर्भर रहना। फिर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। पहला दिया गया, कवक जो है परजीवी होते हैं, और दूसरा, कवक हमेशा पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही है? तो कोई नहीं सही है। स्पष्टीकरण इसका देखते हैं कि खमीर और मशरूम जैसे कई कवक होते हैं जो कि उपयोगी होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये हमेशा हानिकारक नहीं होते। खमीर हुआ, मशरूम हुआ, इनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कवक होते हैं जो जानवरों, पौधों, मनुष्यों में बीमारियों का कारण बनते हैं। ठीक है, कवक जो है इनका पोषण कैसे होता है? वही मृतोपजीवियों की तरह, कि यही जो पिछले सवाल में मैंने बताया कि मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर पाचक रसों का स्राव करना, उसके बाद उनको घोल में बदल के उनसे पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लाइकेन जो है वो इनमें से किसके बीच सहजीवी संबंध है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है लाइकेन्स के बारे में। तो किसके बीच का ये सहजीवी संबंध है? बैक्टीरिया शैवाल, कवक शैवाल, वायरस बैक्टीरिया, कवक बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है कि लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहलाती है। ये कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है। लाइकेन के बारे में देखिए तो ये लाइकेन नामक जीवों में क्लोरोफिल युक्त साथी है जो कि शैवाल है, और जो शैवाल है और कवक एक साथ रहते हैं। कवक शैवाल को आश्रय, पानी और खनिज प्रदान करता है। बदले में शैवाल जो है ये भोजन प्रदान करता है, जो कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उर्वरक, खादों आदि के माध्यम से पौधों को कौन से पोषक तत्व कृत्रिम रूप से दिए जा सकते हैं। पौधों को कौन से पोषक तत्व कृत्रिम रूप से दिए जाते हैं, ये पूछा गया है। फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए, पौधों को कृत्रिम रूप से हम लोग देते हैं फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो उर्वरक वगैरह क्या रहते हैं वो NPK ही तो रहते हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कृत्रिम रूप से नहीं दिया जाता है। ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि पौधों को अघुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और दूसरा है, राइबोजियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसको घुलनशील रूप में परिवर्तित कर सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि किसान को उस मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है जिसमें फलीदार पौधे उगाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें सही है ऑप्शन बी,
इसमें पौधे में अघुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि घुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और घुलनशील नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, ये राइबोसियम होता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। और फलीदार पौधे अगर फसल है उगाई गई है तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फलीदार जो फसलें होती हैं, जैसे चना, मटर, मूंग, ये सब क्या होती हैं, इनकी फलियों में खुद मतलब राइबोसियम रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। प्रक्रिया दिया है और रंग दिया है। भोजन का अंतग्रहण और दूसरा है सरल पदार्थ में प्रोटीन को तोड़ना, पचे हुए भोजन का अवशोषण और मल त्याग। ठीक है, ये दिया गया है, किस अंग से संबंधित है ये प्रक्रिया, ये बताना है। तो देखिए, भोजन का अंतर्ग्रहण ये मुंह से, ठीक है। फिर उसके बाद सरल पदार्थ को प्रोटीन में तोड़ना, ये पेट में। फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में और मल त्याग गुदा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सही है। पहले तो छोटी आंत भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों जैसी आकृतियां होती हैं, जिनको विली कहा जाता है। ठीक है, ये सही है। और विली है, ये भोजन की अवशोषण की गति को बढ़ाता है। तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विली जो है, ये भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ठीक है, और प्रत्येक विली सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है। ठीक है, विली की सतह पर बचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित पदार्थों को रक्त वाहिनियों के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो विली जो है, ये भोजन के अवशोषण की गति को नहीं बढ़ाती है, बल्कि सतह क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। फिर है, निम्नलिखित शब्दावलियों में से कौन सा मानव पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। पहले दिया है रूमेन, फिर पागुर, पित्त और लार। कौन सा मानव पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखिए, रूमेन और पागुर ये मानव पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। इसके अलावा पित्त और लार इनसे संबंधित है। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला दिया गया है कि अमीबा एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला जीव है। ठीक, उसके बाद यह खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन को पचाता है। और तीसरा, यह एक या एक से अधिक उंगली नुमा प्रक्षेपण बनाता है, जिसको स्यूडोपोडिया या फिर कृत्रिम पैर कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट अमीबा के बारे में एकदम सही हैं। आगे अगला स्टेटमेंट है कि मनुष्यों में पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल होती है। पाचन में पूछा गया है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग और पागुर। ठीक है, तो इसमें पहले ही आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि पागुर जो है वो मनुष्य से संबंधित नहीं है। तो 6 काट दीजिए, या ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जितनी भी क्रियाएं हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग, ये मनुष्यों में पाचन से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। भोजन दिया गया है और पाचन के बाद उत्पाद दिया गया है। ठीक है, पाचन के बाद फिर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और उत्पाद में है सरल शर्करा, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड। तो कौन सा इसमें सही है, तो देखिए कोई भी नहीं सही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, ठीक है, इसमें बदल जाता है। फिर वसा जो है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। तो इसमें देखिए सभी सही हैं, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक होगा, तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका स्राव पेट में नहीं होता है। ठीक है, किसका स्राव पेट में नहीं होता है। पित्त, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लार। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 तीनों, बी में है 2 और 3, सी में 1 और 3, फिर डी तीनों पेट में स्रावित किए जाते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो है इसका स्राव पेट में नहीं होता है। इसके अलावा ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका स्राव पेट में होता है, और इसके अलावा पित्त और लार इसका स्राव पेट में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तापमान किसकी मापन इकाई है। तापमान किसकी मापन इकाई है। वस्तु द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की मात्रा, किसी वस्तु की गर्माहट की डिग्री, किसी वस्तु द्वारा दी जा सकने वाली ऊष्मा की मात्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तापमान जो है वो किसी वस्तु की गर्माहट की डिग्री है। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है
और बी है क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है और इस थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। केवल एक सही, केवल दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए केवल दो सही है, क्योंकि मानव शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊष्मा चालन के माध्यमों में कौन सा जोड़ा गलत है? ठोस में चालन, तरल पदार्थ में संवहन, वात में विकिरण। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गलत है? तीनों, 1 2 3, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई नहीं गलत है, तीनों सही है। ठोसों में चालन होता है, तरल पदार्थों में संवहन और वात या वायु में, गैसों में विकिरण। आगे बढ़ते हैं, सही कथन को चुनिए। पहला, ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं। दूसरा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, इसमें तंतुओं के बीच में हवा फंसी हुई होती है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए केवल एक सही है, क्योंकि ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है और इसमें तंतुओं में हवा फंसी हुई होती है, ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से, ना कि ऊष्मा के संवाहक होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन ऊष्मा का सुचालक है? लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, तांबा, पानी, हवा। ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 5 6, 3 4 या फिर 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा का सुचालक कौन कौन सा है? पहला तो लोहा और दूसरा तांबा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन सा कथन गलत है? पहला तो दिया गया है कि समुद्री हवा या समीर दिन के समय चलती है, दूसरा रात के समय जमीन पर हवा चलती है। तो इसमें कोई नहीं गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्नलिखित में से इमारतें बनाने के संभावित तरीके हो सकते हैं जो वातावरण की बाह्य गर्मी और ठंड से ज़्यादा प्रभावित न हो। पहला दिया गया है कि भवनों के बाहरी दीवारों का निर्माण, फिर है खोखली ईंटों का प्रयोग करें, फिर है कांच की इमारतें बनाएं। तो देखिए कांच की इमारतें नहीं सही है, बाकी ये दोनों उपाय हो सकते हैं जो वातावरण की बाह्य गर्मी और ठंड से ज़्यादा प्रभावित न हो। इसके बाद है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पर 1 लीटर दूध और 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी को एक साथ मिलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का तापमान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? 65 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से लेकर के 45 के बीच, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों को मिलाने पर जो तापमान होगा वो 20 डिग्री से लेकर के 45 के बीच होगा। फिर है स्टील, लकड़ी, लोहे और प्लास्टिक से बने ठोस छड़ें एक मोमबत्ती के लौ के करीब लाई जाती हैं। इनमें से किसमें आग नहीं पकड़ेगी? स्टील और प्लास्टिक में, स्टील और लोहे में, स्टील और प्लास्टिक में, लकड़ी और प्लास्टिक में, लकड़ी और लोहे में। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, इसमें स्टील और लोहे में आग नहीं पकड़ेगी। इसके अलावा प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब में आग लग सकती है, पकड़ सकती है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन दिया गया है कि अम्ल के रूप में तरल की पहचान स्वाद में खट्टा होने के बाद की जाती है और क्षार छूने में साबुन की भांति और स्वाद में कड़वे होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए केवल दूसरा सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है कि क्षार छूने में साबुन की भांति और स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड का स्वाद जो है खट्टा होता है, लेकिन जांचने का ये सही तरीका नहीं है, इसके लिए संकेतकों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ संकेतकों के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ठीक है, चाइना रोज, हल्दी, काली मिर्च, गेंदे का फूल। ठीक है, तो संकेतकों के रूप में, इसमें संकेतकों के रूप में हम यूज़ करेंगे केवल चाइना रोज और हल्दी को। ठीक है, इसके अलावा काली मिर्च और गेंदे का फूल जो है ये संकेतकों के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। फिर गलत जोड़ों को पहचानना है। एसिड दिया है, पदार्थ दिया है। एसिड में एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक, और ये किस पदार्थ में पाए जाते हैं, किससे संबंधित हैं? तो गलत जोड़े बताना है आपको। तो 1 2 3, 1 2 4 सभी या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए कोई भी नहीं गलत है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू में, लैक्टिक दही में, और एस्कॉर्बिक जो है वो आंवला। आगे बढ़ते हैं, आपको निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें पूछा गया है, दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी साइड दिया गया है नींबू पानी, साबुन, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध या चूना। कौन किससे संबंधित है?
ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नींबू पानी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या फिर दूधिया चूना, और बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि साबुन में, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर है निम्नलिखित में से लिटमस के बारे में कौन सा सही है, लिटमस के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहले तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। दूसरा, आसुत जल में इसका जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। फिर जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, और क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। कौन सा सही है, चारों, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2। तो इसमें देखिए सिर्फ 1 और 2 सही हैं। ठीक है, यह कि लाइकेन से निकाला जाता है और आसुत जल में इसका रंग जो है बैंगनी होता है, बाकी ये उल्टा दे दिया है। अम्लीय विलयन में यह लाल हो जाता है और वहीं क्षारीय विलयन में यह नीला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संकेतक के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। पहला कथन दिया गया है कि साबुन की अम्लीय प्रकृति के कारण साबुन से धोने के बाद हल्दी के दाग लाल हो जाते हैं। ठीक। और दूसरा, चाइना रोज संकेतक अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी यानी मैजेंटा और क्षारीय विलयन को हरे रंग में अपक्रिया करके बदल देता है। ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें सही है केवल दूसरा, चाइना रोज के बारे में। जो साबुन है उसमें अम्लीय प्रकृति नहीं होती है, उसमें होती है क्षारीय प्रकृति, इसलिए जो हल्दी के दाग लगे रहते हैं वो लाल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हवा में अधिक मात्रा होने पर कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा का कारण बन जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें कौन सा सही है, 1 2 1 3, 1 2 3 या फिर 2 3। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा इसमें देख लीजिए, इसमें तीनों सही हैं, तीनों के तीनों। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। आगे देखिए, इसमें देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो हवा में ज़्यादा होती हैं उसके बाद कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा में उनके साथ होते हैं, जिससे इमारतों को, ऐतिहासिक स्मारकों को, पौधे जानवर को, सबको नुकसान पहुंचता है। आगे अम्ल वर्षा के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहले तो अम्ल वर्षा हमेशा हानिकारक नहीं होती। ठीक। और वे इष्टतम मात्रा में होने पर मिट्टी को पूरक प्रदान करते हैं। और दूसरा, अम्लीय वर्षा इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन पौधों और जानवरों पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अभी आपने पढ़ा था कि ये हमेशा हानिकारक होती हैं। ठीक है, और सबको, इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधे, जानवरों, सब पे ये इनका निगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उदासीनी अपक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया कि जब किसी अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की मूल प्रकृति दोनों नष्ट हो जाती है। और दूसरा दिया गया कि परिणामी विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। दूसरा, उदासीनी अपक्रिया में ऊष्मा हमेशा या तो पैदा होती है या उत्सर्जित होती है। और चौथा है, उदासीनीकरण अपक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसको लवण कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी को पता है उदासीनी अपक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं उदासीनी अपक्रिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें हम उदासीनी अपक्रिया को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, अम्ल क्षार मिलकर लवण जल बनाते हैं उदासीनी अपक्रिया में, और बाकी उसके बारे में आपने पहले देख लिया। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि किसमें उदासीनी अपक्रिया मिलती है। पहला तो दिया है कि अपच से राहत पाने के लिए हम एंटा एसिड जैसे दूधिया चूना लेते हैं। ठीक, ये भी बिल्कुल सही है। और नम बेकिंग सोडा और कैलामाइन घोल को रगड़ने से चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चींटी के डंक से वो कौन सा एसिड है जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, और तीसरा है, जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय होती है तो इसका इलाज चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ किया जाता है। बिल्कुल सही। और कारखाने के अपशिष्ट क्षारीय पदार्थों को घोल करके इनको बेअसर कर दिया जाता है, कारखाने के अपशिष्ट को। तो इसमें देखिए चारों जो हैं ये उदासीनीकरण अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं, अभिक्रिया के। आगे कथनों पर विचार करना है आपको कि किसी संकेतक पर सभी अम्ल और क्षारों का प्रभाव समान होता है और विभिन्न संकेतक अलग अलग क्षारों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो संकेतकों के बारे में बिल्कुल सही है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन से
पहचानने वाले गुण को चुनें। पहली बात तो ये हमेशा प्रतिवर्ती होते हैं, और दूसरा फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए कोई भी नहीं सही है। हमेशा प्रतिवर्ती नहीं होते हैं, और नए पदार्थों का निर्माण जो है वो भौतिक परिवर्तन में नहीं, रासायनिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन किस में शामिल है। रासायनिक परिवर्तन मैंने बता दिया कि जब भी रासायनिक परिवर्तन की क्रिया होगी तो लास्ट में जो उत्पाद बनेगा वो एक नया उत्पाद रहेगा, उसमें नए गुण रहेंगे। ठीक है, तो लोहे का जंग लगना, पानी का उबलना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना और क्रिस्टलीकरण, इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए पानी का उबलना, इससे क्या है कि पानी जब उबलेगा तो पानी ही रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। लोहे में जंग लगती है तो आपका नमी से वायु से क्रिया करके नया पदार्थ बन जाता है, तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन बिल्कुल सही है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना क्या है, मोमबत्ती का जलना ये भी एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, और क्रिस्टलीकरण, जैसे मान लीजिए पानी है, वो जम गया, बर्फ बन गई, तो बर्फ भी क्या है, उसमें पानी के ही गुण हैं। ठीक है, उसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, तब भी पानी, और क्रिस्टलीकरण के बाद भी पानी, तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा 1, 3 और 4 जो हैं वो आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाएगा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, पुराने पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके पूछ दिया जाएगा कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ऑप्शन ए दे दिया गया भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी दे दिया गया रासायनिक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं, तो आप दोनों पे निशान लगा के आइएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए इसमें से कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। पहला, हवा की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति। नहीं तो जंग लगने के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, तो जंग लगता है तो इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें हवा चाहिए और दूसरा नमी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, तो उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया की सटीक व्याख्या कौन सी है। गैल्वेनीकरण, पहला तो एक लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जस्ते पर लोहे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जंग प्रतिरोधी उत्पादों को बनाने के लिए लोहे और जस्ते के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, या फिर किसी भी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। तो देखिए गैल्वेनीकरण क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाना होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, लोहे पर जस्ते की एक परत लगाई जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आगे, इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील के बारे में सही है। पहला तो स्टेनलेस स्टील जो है ये क्रोमियम, निकिल और मैंगनीज जैसे धातु और कार्बन को लोहे के साथ मिला के बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, ये जंग रोधी होता है स्टेनलेस स्टील, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, कि प्रकाश संश्लेषण पादपों के लिए वही है जो पशुओं के लिए श्वसन है। ठीक, दूसरा, सेल में खाद्य ग्लूकोज ऑक्सीजन के सहयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प चुनना है, तो देखिए केवल दूसरा यहाँ पे सही विकल्प है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन जो है सभी जीवों की कोशिकाओं यानी पौधे सहित सब में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, और दूसरा है कि ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, और तीसरा, भोजन के अपघटन से सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो भाई तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आपको सही विकल्प चुनना है। पहला, खमीर एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, उनकी श्वसन प्रक्रिया अवायवीय होती है और इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल की प्राप्ति होती है, और तीसरा, वे शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है कि ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने पर लैक्टिक एसिड बनता है और हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि हमारी जो मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं ये भी
एनॉर्बिक यानी अवायवीय रूप से सांस ले सकती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, जबकि जब ऑक्सीजन की अस्थायी कमी होती है। ठीक है, जैसे हम भारी व्यायाम के दौरान तेज दौड़ लिए, साइकिल चला लिए, इन सब में अधिक ऊर्जा की मात्रा होती है, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। तब जो ये अवायवीय श्वसन होता है, ये ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अब अगला है, आपको सही कथन चुनना है कि श्वसन में सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। और सांस छोड़ने के दौरान पसलियां नीचे और अंदर की ओर बढ़ती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के इन भागों को ऊपर से नीचे आपको व्यवस्थित करना है। दिया है मौखिक गुहा, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम। ठीक है, तो सबसे पहले पता है मौखिक गुहा पड़ेगी, फिर उसके बाद श्वास नली आएगी, फिर फेफड़े। ठीक है, फिर फेफड़े और इन फेफड़ों के नीचे डायफ्राम। ठीक है, तो 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहली बात तो ली गई श्वास ऑक्सीजन का प्रतिशत छोड़ी गई श्वास में ऑक्सीजन के प्रतिशत से अधिक होता है। ठीक, और दूसरा, ली गई श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत छोड़ी गई श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत से कम होता है। तो इसमें कोई नहीं गलत है, दोनों सही है। फिर आपको मिलान करना है जानवरों के अंग और श्वसन प्रणाली। ठीक है, दिया गया है कॉकरोच, केचुआ, मछली, दूसरी तरफ त्वचा, ट्रेकिया और गलफड़े। कौन किस श्वसन प्रणाली से सांस लेता है, ये बताना है। ठीक है, कॉकरोच जो है ये ट्रेकिया के द्वारा, केचुआ त्वचा के द्वारा और मछली जो है वो अपने गलफड़ों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गलत जोड़ी आपको खोजनी है। पहला, लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं ये कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई और प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाना। तो तीनों का तीनों बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कथनों पर विचार करना है आपको और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। एक सामान्य व्यक्ति की स्पंदन दर आमतौर पर 72 और 80 बीट्स प्रति मिनट के बीच होती है और औसतन एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन करता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सिराओं और धमनियों के बीच स्पष्ट अंतर करता है? पहला तो, धमनियां ऑक्सीकृत रक्त हृदय से सभी अंगों को ले जाती हैं। ठीक है, और सिराएं वे वाहिनियां होती हैं जो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले आती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि नसों की भित्तियां पतली होती हैं, जबकि धमनियों में मोटी और लोचदार भित्तियां होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है सिरा और धमनियों के बारे में। ठीक, और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि दिल की प्रत्येक धड़कन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है और प्रति मिनट स्पंदन दर दिल की धड़कन की दर को इंगित करता है। ठीक, दूसरा, दिल के विभिन्न चैम्बरों में लयबद्ध धड़कन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के संचलन और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। और तीसरा, सभी जानवरों में एक ही संचार प्रणाली होती है। तो इसमें देखिए ये तो गलत है तीसरा, लेकिन पहला दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे सभी जानवरों में नहीं होता है, जैसे स्पंज और हाइड्रा हैं, इसमें किसी भी प्रकार की संचार प्रणाली नहीं पाई जाती। जिस जल में वे निवास करते हैं उसी के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन का प्रबंध होता है। ठीक है तो इस तरह देखिए आज आपके 100 MCQ साइंस के कवर होते हैं। इस वीडियो में 50 हमने दिया और पिछले वाले वीडियो में भी 50-50 करके आपके 100 MCQ कवर करा दिए। तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब के भी MCQ चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।